नमस्कार। मैं डॉक्टर नसीम अंसारी, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। मैं आज पीजी सेकंड सेमेस्टर का मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का एक टॉपिक मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मनी सप्लाई के बारे में हम डिस्कशन करते हैं और उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हम हाई पावर्ड मनी के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद मनी मल्टीप्लायर के बारे में बताएंगे। मनी सप्लाई क्या होता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मनी सप्लाई को यह बताया जाता है कि मनी सप्लाई जो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी एक समय में किसी एक दिए गए टाइम पीरियड में जितना भी मुद्रा की मात्रा अवेलेबल होती है उसी को हम मनी सप्लाई करते हैं। यानी कि यह एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब यह होता है कि किसी भी समय में एक दी हुई चीज़ निश्चित होती है उसी को हम स्टॉक कहते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो मनी एक स्टॉक वेरिएबल होता है और यह किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी दिए गए समय में यह एक फिक्स होता है, फिक्स क्वांटिटी होती है इसकी। सप्लाई ऑफ मनी जिसको मुद्रा पूर्ति भी कहते हैं हम, यह दो भागों होते हैं इसके। पहला होता है करेंसी विद द पब्लिक और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट विद द पब्लिक। सप्लाई ऑफ मनी जो होता है मुद्रा की पूर्ति को जो हम करेंसी विद द पब्लिक और डिमांड विद द पब्लिक कहते हैं, इसको सम के तौर पे इस तरीके से लिया जाता है कि मनी लोग के पास कितना अवेलेबल है, किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी दिए गए समय में कितना अवेलेबल है लोगों के पास, और यह मनी जो अवेलेबल है वो कौन कौन से पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, यानी कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो पहला होता है करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन इशूड बाय द आरबीआई, दूसरा होता है द नंबर ऑफ रूपी नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन और तीसरा होता है स्मॉल कॉइन्स इन सर्कुलेशन। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो रूपी नोट इशू किया जाते हैं वो, और जो दूसरे नोट्स होते हैं वो, और स्मॉल कॉइन्स होते हैं, इन तीनों को मिला के हम करेंसी कहते हैं। और करेंसी जो पब्लिक के पास होता है वह मनी सप्लाई का एक पार्ट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का, वो डिमांड डिपॉजिट्स है। और डिमांड डिपॉजिट्स होता है वो लोगों का बैंक के पास होता है, यानी लोगों के द्वारा जो बैंक में डिपॉजिट्स किए गए होते हैं उसी को हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। ये जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं जो लोगों के द्वारा बैंकों में जमा किए जाते हैं उनको हम बैंक मनी या डिपॉजिट मनी भी कहते हैं। और डिमांड डिपॉजिट्स को हम दो डिपॉजिट्स को जो लोगों के द्वारा किया जाता है उसको हम दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है डिमांड डिपॉजिट्स और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट्स। अब इंडिया में हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के बारे में कहते हैं, यानी कि किस तरीके से हम मुद्रा को भारत में मापते हैं। भारत में मुद्रा को मापने के 4 तरीके हैं, 4 मेथड्स हैं, जिनको 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई भी कहते हैं, जो आरबीआई ने 19 अप्रैल 1977 से अपनाया हुआ है। ये सारे मेजर्स किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी पर्टिकुलर टाइम पर मनी सप्लाई में यानी मुद्रा की पूर्ति में कितना वेरिएशन होता है और उसकी कितनी मात्रा उस दिए गए समय में, इसको मेज़र करता है। और ये 4 मेजर इस तरीके से हैं। पहला है मनी सप्लाई M1 जिसको नैरो मनी कहते हैं, दूसरा है मनी सप्लाई M2, तीसरा है मनी सप्लाई M3 जिसको ब्रॉड मनी भी कहते हैं, और चौथा है मनी सप्लाई M4। अब एक एक करके हम चारों मेजर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मनी सप्लाई M1 जिसको हम नैरो मनी भी कहते हैं, मनी सप्लाई M1 जिसको हम नैरो मनी भी कहते हैं, यह कंसिस्ट करता है, यह 3 चीज़ों को शामिल करता है अपने अंदर। M1 जिसको लिखा गया है जैसे दिख रहे हैं आप लोग, M1 इक्वल टू CC प्लस DD प्लस OD, यानी कि CC होता है करेंसी विद द पब्लिक, यानी लोगों के पास जो करेंसी होता है वो, और डिमांड लोगों के द्वारा जो बैंक्स या कमर्शियल बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स में जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो, और जो अदर डिपॉजिट्स होता है पब्लिक का जो आरबीआई के पास होता है उसको, यह M1 में शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा मनी सप्लाई जो होता है वो सबसे लिक्विड होता है, यानी कि हम जब चाहें तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सबसे लिक्विड मनी माना जाता है। लिक्विड मनी का मतलब यह हुआ कि जब हमारी मर्जी होगी तब हम खर्च कर सकते हैं उस मनी को, इसी मनी को हम लिक्विड मनी भी कहते हैं। तो M1 जो होता है वो सबसे नैरो मनी भी कहते हैं और इसको मोस्ट लिक्विड मनी भी कहा जाता है।
जो मनी सप्लाई का दूसरा पार्ट है मनी सप्लाई M2, M2 M1 से एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। जो M1 में जितने सारे कंपोनेंट हैं उनके अलावा यह जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में जो भी डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स, उनको शामिल करता है। जैसा कि यह दिखा रहा है जो स्लाइड में दिखाया गया है कि M2 इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, यानी कि हमारे सेविंग जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स हैं उसमें जो भी हमारा डिपॉजिट्स होगा, लोगों के द्वारा जो डिपॉजिट्स किया गया है उसको जब शामिल कर देते हैं तब हम यह जो मनी सप्लाई होता है वो M2 हो जाता है। यह M2 जो होता है वो कम लिक्विड होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट्स होता है उस उतना लिक्विड नहीं माना जाता है। बाकी जैसे जो कमर्शियल बैंक में होते हैं डिपॉजिट्स, वो जो लिक्विड होते हैं उतना लिक्विड ये नहीं होता है। तीसरा जो कंपोनेंट है हमारा मनी सप्लाई M3, या जिसको हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं, और यह मनी सप्लाई का सबसे बड़ा डेफिनेशन भी माना जाता है। इस तरीके से इसमें यह दिखाया जाता है कि M3 जो है जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का, वह M1 में शामिल किए गए सारे आइटम को शामिल करता है और उसके अलावा बैंक्स के पास जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं उनको भी शामिल करता है। इस तरीके से यह M3 जो होता है जैसे स्लाइड में दिखाया जा रहा है M3 इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। टाइम डिपॉजिट वह डिपॉजिट्स होता है जो आप एक निश्चित समय के लिए किसी भी बैंक यानी कमर्शियल बैंक्स में फिक्स कर देते हैं। उससे पहले, उस नियत समय से पहले आप अपने पैसे को नहीं उठा सकते हैं या बैंक से नहीं निकाल सकते हैं अपने खर्चे को पूरा करने के लिए। अगर वैसे पैसे निकालेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ आपका चार्ज कट जाता है, लगता है। इसीलिए यह एक निश्चित जो अवधि होती है, उस निश्चित अवधि के बाद ही हम उसको अपने पैसे को बैंक से निकाल सकते हैं। इसी को हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। तो यह M3 जो होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स, इसलिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट भी माना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1977 से पहले इस M3 को दूसरे नाम से जानती थी, जिस नाम से पब्लिश करती थी, जिसको हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज कहते हैं, AMR कहते हैं। यानी M3 जो है, जो 1977 से पहले RBI इसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज AMR के नाम से पब्लिश करती थी। तो यह सबसे बड़ा मनी सप्लाई का मेजर होता है। चौथा मेजर जो है हमारा मनी सप्लाई का, वो मनी सप्लाई M4 है। M4 जो होता है सबसे बड़ा मेजर होता है और इसमें जितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे शामिल हो जाते हैं। तो M4 जो होता है, जो M3 जो ब्रॉड मनी है वो उसमें जो शामिल कंपोनेंट है वो, और टोटल डिपॉजिट्स जो पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास जो टोटल डिपॉजिट्स है उनको दोनों को जोड़ के हमारा M4 बनता है। यानी कि M4 जो होगा हमारा M3 और जो पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास जो डिपॉजिट्स है उनको मिलाकर हमारा मनी सप्लाई M4 बनता है। मनी सप्लाई को ये चित्र के जरिए दर्शाया गया है, जिसको हम देख सकते हैं स्लाइड में कि कैसे हमारा मनी सप्लाई चार भागों में मेजर मनी सप्लाई जो होता है उसको चार भागों में बांटा जाता है, M1, M2, M3 और M4, और अलग अलग चीज़ें दिखाई गई है। M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, M2 इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, M3 इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, M4 इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस। या पूरा कंक्लूजन के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मनी सप्लाई को किन किन चीज़ों पे आधारित होती है, यानी कि हमारा मनी सप्लाई जो होता है, मुद्रा की जो पूर्ति होती है अर्थव्यवस्था में, उन किन चीज़ों पे आधारित होती है। तो हम सबसे पहले जो मुद्रा की सप्लाई है वो उसको हम M1 मानते हैं, यानी कि जो मनी सप्लाई होगा M1 जो मोस्ट लिक्विड फॉर्म होता है उसी को हम मनी सप्लाई मानते हैं, और वो जो कंसिस्ट करता है उसी को हम मनी सप्लाई के तौर पे देखते हैं। और ये मनी सप्लाई जो M से डिनोट किया जाता है यह शामिल करता है करेंसी विद द पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक, यानी कि हमारे पास जितना करेंसी है वो और हमारा जो डिमांड डिपॉजिट है वो, उन दोनों को मिला के हम मनी सप्लाई कहते हैं। जो दो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होता है मनी सप्लाई का, वो होता है हाई पावर्ड मनी, वो होता है हमारा हाई पावर्ड मनी, और हाई पावर्ड मनी जिसको हम रिजर्व मनी भी कहते हैं, जिसको RBI रिजर्व मनी के तौर पे भी जानती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है वो साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर होता है, यानी कि मनी मल्टीप्लायर हमारा होता है।
अब हम हाई पावर्ड मनी के बारे में बात हैं। हाई पावर्ड मनी वह होता है जो करेंसी गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है और आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है। यानी कि जो नोट्स और कॉइन्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाएंगे और आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं, उसको हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। यानी कि हाई पावर्ड मनी जो होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और पार्ट्स हेल्ड बाय द बैंक एज रिजर्व्स, यानी बैंक का जो रिजर्व्स है वो और करेंसी जो पब्लिक हेल्ड करती है उसको दोनों को मिला के हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं, जिसको इस तरीके से दिखाया गया H इक्वल टू सी पी प्लस आर, जहाँ पर H जो है हाई पावर्ड मनी है, CP करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है और R कैश रिजर्व्स ऑफ करेंसी विद द बैंक्स है। अब हमारा जो मनी सप्लाई है वो मोस्टली हमारे हाई पावर्ड मनी पे ही डिपेंड करता है। यानी कि हमारा जो इतना भी थे डिटर्मिनेशन होगा मनी सप्लाई के, डिमांड और सप्लाई के जरिए, वो हमारे हाई पावर्ड मनी पे ही डिपेंड करता है। इसलिए इस हाई पावर्ड मनी को हम H थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई भी कहते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है मनी सप्लाई का वो मनी मल्टीप्लाई थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई होता है, क्योंकि यह मनी मल्टीप्लायर ही होता है जो हमारे मनी सप्लाई को बताता है कि कितना मनी सप्लाई हमारा होगा। अगर हाई पावर्ड मनी का मात्रा अगर हमें पता है और मल्टीप्लायर की वैल्यू पता है तो हम बता सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में कितना मनी की मात्रा है। मनी सप्लाई का जो है हाई पावर्ड मनी को इस तरीके से दिखाया गया है, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि हाई पावर्ड मनी को चित्र के जरिए जो दिखाया गया है कि कैसे हाई पावर्ड मनी और मनी सप्लाई में अंतर हो जाता है। नीचे का जो सब पार्ट है जो दिखाया गया करेंसी, हाई पावर्ड मनी जो होता है करेंसी और कैश रिजर्व्स होता है, ये दो पार्ट है। तो करेंसी जितना है उतना ही रह जाता है, लेकिन जो कैश रिजर्व्स है बैंक के पास, वह बैंक क्या करती है, वो इस रिजर्व से अपने डिमांड डिपॉजिट्स को क्रिएट करती है। और इस तरीके से यह दिखाया जाता है कि कैसे हमारा हाई पावर्ड मनी जो है सप्लाई ऑफ मनी में कारगर होती है। यानी कि जो सप्लाई ऑफ मनी होता है वो हमारा हाई पावर्ड मनी पर डिपेंड करता है और ये हाई पावर्ड मनी मल्टीप्लायर के जरिए मनी सप्लाई की पूर्ति करती है, मनी सप्लाई को बढ़ाती रहती है हमारा जो मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी का बीच जो रिलेशनशिप होता है वो मनी मल्टीप्लायर के जरिए निर्धारित किया जाता है। जो चित्र में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे हमारा हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर के जरिए मनी सप्लाई बढ़ता है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि मनी मल्टीप्लायर फिर क्या होता है। तो मनी मल्टीप्लायर कुछ नहीं होता, यह हमारे मनी सप्लाई जो होता है वह और जो हाई पावर्ड मनी होता है उन दोनों का रेशियो होता है। यानी कि जो हमारा मनी सप्लाई M है और जो हाई पावर्ड मनी है H है, उन दोनों का रेशियो होता है। तो यानी कि मनी मल्टीप्लायर इज रेशियो ऑफ टोटल मनी सप्लाई टू द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, और इसको M इक्वल टू M अपॉन H से दिखाया गया है। या इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखे तो M जो मनी सप्लाई है इक्वल टू M जो मनी मल्टीप्लायर है इनटू H, यानी कि हमारा मनी सप्लाई कितना होगा यह डिपेंड करता है साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर पे और हाई पावर्ड मनी पे। तो जैसे हम कह सकते हैं कि मनी सप्लाई हमारा उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा हमारा साइज होगा मनी मल्टीप्लायर का, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा मनी मल्टीप्लायर, साइज बढ़ता जाएगा और वैसे ही वहाँ मनी सप्लाई की मात्रा भी बढ़ते जाएगी। इस तरीके से हम यह देख सकते हैं कि कैसे हमारा मनी सप्लाई जो होता है मेजर किया जाता है, और मेजर करने के बाद कैसे हम उसको हाई पावर्ड मनी के जरिए, यानी उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं यह दिखाया जाता है, और उस डिटर्मिनेंट्स में हमारा जो हाई पावर्ड मनी और जो मनी मल्टीप्लायर उसके जरिए कैसे हमारा मनी सप्लाई बढ़ता है इसको दिखाया गया। अभी तक के लिए इतना ही, आगे के फिर हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कैसे। थैंक यू।